हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त किशोर सिंह चौहान और हमने जो टॉपिक एक कंप्लीट किया है रीति रिवाज, उससे संबंधित आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के संग्रह को लेकर के यहाँ उपस्थित हुए हैं। आप सब लोगों को पता है कि रीति रिवाज से संबंधित काफ़ी सारे एग्जाम्स के अंतर्गत क्वेश्चन आए हुए हैं और आने की संभावना भी बनी रहती है। तो हम बिना किसी समय को गंवाए हुए प्रारंभ करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न दे रखा है कि राजस्थान के रीति रिवाजों से क्या महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकलता है। यहां पर एक प्रश्न पूछा गया है कि जो राजस्थान के रीति रिवाज है, यहां से हम लोग क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं या क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं। पहला दे रखा है कि रीति रिवाजों में युद्धकालीन स्थितियों की झांकी होती है। 2 नंबर दे रखा है कि रीति रिवाजों पर वैदिक कालीन स्थितियों का प्रभाव होता है। 3 नंबर रीति रिवाज लचीले होते हैं और 4 नंबर रीति रिवाजों में सरसता और उपयोगिता होती है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा रीति रिवाजों में युद्धकालीन स्थितियों की झांकियां होती है। हम लोग जो रीति रिवाज देख रहे हैं कि प्राचीन समय के अंतर्गत युद्धकालीन कौन कौन सी झांकियां होती थी, आज हम उन रीति रिवाजों को देख रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, यहां की रहने वाली जातियों के रीति रिवाज मुख्यतः किससे प्रभावित होते हैं। प्रश्न आया है दोस्तों कि यहां जितने भी जातियां रह रही है, उसका यहां की रहने वाली जातियों के रीति रिवाज मुख्यतः किससे प्रभावित होते हैं। ऑप्शन ए दे रखा है प्रथाओं से, ऑप्शन बी वेशभूषा से, संस्कार से या वैदिक परंपरा से। तो दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं कि यहां की जो रहने वाली जातियों के रीति रिवाज होते हैं वो मुख्यतः किससे प्रभावित होते हैं, प्रथाओं से, वेशभूषा से, संस्कार से या वैदिक परंपरा से। तो इसका सीधा सा उत्तर है वैदिक परंपराओं से, क्योंकि हमारे यहां पर प्राचीन काल में वैदिक कालीन परंपराएं जो चली आ रही है, वह सारी परंपराएं आज भी विभिन्न प्रकार के रीति रिवाजों में हम लोग शामिल करते हैं। जैसे जन्म संबंधी रीति रिवाज है तो हम 16 संस्कारों की बात करते हैं। 16 संस्कारों के अलावा भी जन्म संबंधी अन्य संस्कार होते हैं, मृत्यु संबंधी संस्कार है, विवाह संबंधी संस्कार है ना। तो ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर आ जाएगी। अगला दे रखा है दोस्तों, ये सिंपल सा एक प्रोसेस है। प्रश्न आ रखा है कि हिंदुओं की सामाजिक और धार्मिक संस्कृति में कितने संस्कार संपन्न करवाए जाते हैं। अभी अभी मैंने पूछा कि जन्म संबंधित संस्कार, यानी जन्म संबंधी जो रीति रिवाज होते हैं, जन्म संबंधी रीति रिवाज, जो जन्म संबंधी रीति रिवाज होते हैं, हम लोगों ने उसको 2 भागों में बांटा। एक तो जन्म संबंधी कुल कितने संस्कार होते हैं, 16 संस्कार, और दूसरा जन्म संबंधित अन्य संस्कार। तो दोस्तों, सिंपल सी बात है, कुल कितने संस्कार होते हैं, 20, 18, 16, 21। तो अभी अभी हम लोगों ने देखा है, तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा, जन्म संबंधित 16 संस्कार। और मैंने जब ये टॉपिक पढ़ाया था तो सबसे पहला संस्कार बताया था गर्भाधान संस्कार, से लेकर के 16वां होता है अंत्येष्टि संस्कार। तो गर्भाधान संस्कार से लेकर के अंत्येष्टि संस्कार के बीच की जो टोटल कितने संस्कार होंगे, तो फिर इसका उत्तर आएगा 16 संस्कार। अगला प्रश्न दे रखा है कि बच्चे का नामकरण जन्म के कितने दिन बाद किया जाता है, 11वें दिन या 101वें दिन, 40 दिन के पश्चात, 6ठे दिन या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, इसका अगर वास्तविक उत्तर देखा जाए तो अलग अलग जातियों के अंतर्गत जो बच्चे का नामकरण होता है, शिशु जब पैदा होता है, उसके पश्चात में उसके माता पिता और परिवार वाले पंडित के पास जाते हैं और मुहूर्त से उसका नाम निकलवा देते हैं। बट अपने यहां पर कंपटीशन के हिसाब से इसका सही उत्तर हो जाएगा या तो 11वें दिन या 101वें दिन निकलवाते हैं, क्योंकि 11वें दिन जाते हैं उसके माता पिता और पंडित के पास जाते हैं और पंडित ग्रह नक्षत्रों की स्थिति को देखते हुए उस शिशु का नाम निकालता है ना। जैसे मान लो कोई पुरुष है तो महेश है, सुरेश है, रमेश, रामलाल वगैरह, और अगर वो लड़की है तो उसका नाम जैसे अकॉर्डिंग ममता है, सुनीता है, अनीता, जो भी XYZ नाम होगा वो उसके अकॉर्डिंग नाम रखा जाएगा। दोस्तों, इसके अंतर्गत अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए, यहां पर
ये देखिए, बच्चे के जन्म के 8वें दिन, बच्चे के जन्म के 8वें दिन बहन बेटियों को घर पर बुलाया जाता है। इस दिन बहनें क्या करती है? जन्म संबंधी गान करती है, भजन कीर्तन करती है, आख्या संस्कार करती है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, जब मैंने संस्कार पढ़ाए थे उस वक्त बताया था कि घर के बाहर बहन बेटियां इस तरह का एक स्वास्तिक का चिन्ह बनाती है, जिसको हम लोग आख्या संस्कार या साटिया संस्कार या स्वास्तिक भेंट संस्कार भी कहते हैं। स्वास्तिक भेंट संस्कार भी कहते हैं। घर की बहन बेटियां होती है, शिशु के जन्म के 8वें दिन घर के बाहर जाती है और ऐसा एक स्वास्तिक का निशान बनाती है, जिसको हम लोग कहते हैं आख्या। क्या बोलेंगे इसका उत्तर? आख्या। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा आख्या। अब देखिए दोस्तों, इसका सही उत्तर जलवा पूजन या कुआं पूजन विशेष रूप से किस राज्य की प्रथा होती है? तो दोस्तों, जलवा पूजन या कुआं पूजन क्या होता है कि शिशु जन्म होता है, तो शिशु जन्म के कुछ दिन के पश्चात, अमूमन हम 99% मानते हैं 21वें दिन। 21वें दिन क्या करती है कि जो शिशु की मां होती है, वो शिशु की मां पीले वस्त्र यानी पीले रंग के कपड़े पहनती है, पीली रंग की लुगड़ी ओढ़नी ओढ़ती है, जिसको हम पोमचा बोलते हैं, और सिर के ऊपर पानी के गड़े को लेकर के जाती है, किसी कुएं, बावड़ी या हैंडपंप की पूजा करती है, अर्थात तो वो जल देवता की पूजा करती है, और जल देवता को ये कहती है कि हे जल देवता, अब मैं आपकी पूजा करने के लिए आई हूं, है ना। तो इस प्रथा को बोलते हैं जलवा पूजन या कुआं पूजन। सिंपल सी बात है, जलवा पूजन या कुआं पूजन किस राज्य की देन है? तो इसका सीधा सा उत्तर हो जाएगा अपना प्यारा राजस्थान। अब देखिए दोस्तों, इसका सही उत्तर यहां पर ये देखिए, कौन सी जाति में बच्चे के जनेऊ डालने की प्रथा है? दोस्तों, जनेऊ डालने की प्रथा केवल शूद्र में नहीं है, बाकी वैश्य में भी है, क्षत्रिय में भी है और ब्राह्मण में भी है। देखिए, जनेऊ जो होती है इसको हम बोलते हैं यज्ञोपवीत संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, या हम लोग बोलते हैं जनेऊ धारण, जनेऊ धारण करना। अच्छा, अब जनेऊ धारण करेंगे तो अब इस 4 में से मान लो आपके 2 को सही है तो 3 सही है, तो इसका मतलब ये डिलीट होना चाहिए। लेकिन अगर मान लो इसमें से किसी एक को सिलेक्ट करना होगा तो जनेऊ डालने की जो प्रथा होगी वो ब्राह्मण बालक में होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्राह्मण बालक। वैसे ब्राह्मण बालक जो होता है वो 8वें वर्ष जनेऊ धारण करता है, क्षत्रिय बालक होता है वो 11वें वर्ष धारण करता है, जबकि वैश्य बालक होता है वो 13वें वर्ष जनेऊ धारण करता है। जबकि जो क्षुद्र बालक होते थे, प्राचीन समय के अंतर्गत 4 वर्ण व्यवस्थाएं होती थी, उसके अंतर्गत क्षुद्र बालक को जनेऊ धारण करने का अधिकार नहीं था। दोस्तों देखिए, यहां पर क्या होता है, जनेऊ जो होगी, जनेऊ जो धारण करते हैं, वैसे अगर सर्वश्रेष्ठ दिन अगर माना जाता है जनेऊ धारण करने का, सर्वश्रेष्ठ दिन कौन सा होता है, तो आपका सही उत्तर होना चाहिए रक्षाबंधन। यानी कि रक्षाबंधन के दिन जनेऊ धारण करते हैं तो वह सर्वश्रेष्ठ दिन माना जाता है। आगे देखिए, अभी मैंने बताया दोस्तों, इसका सही उत्तर आप आसानी से बता सकते हैं कि राजस्थान में जलवा पूजन किया जाता है। राजस्थान में दोस्तों जलवा पूजन किया जाता है बच्चे के जन्म से पूर्व। अब ये तो वैसे ही कट जाएगा। बच्चे के जन्म के कुछ दिन पश्चात, बच्चे के मुंडन संस्कार के पश्चात, बच्चे के अन्नप्राशन संस्कार के पश्चात। तो दोस्तों बच्चे का मुंडन होगा, वो भी आपको पता ही है कि लगभग कितने साल के पश्चात, अधिकतम 2.5 साल, 3 साल, 5 साल, अलग अलग जातियों के अंतर्गत अलग अलग विशेष व्यवस्था है। अन्नप्राशन संस्कार यानी 6 महीने के पश्चात, जन्म से पूर्व हो नहीं सकता। तो इसका उत्तर है कि बच्चे के जन्म के कुछ दिन पश्चात, जबकि भी मैंने बताया था 21वें दिन जो उसकी मां होती है, शिशु की मां, वो जल देवता की पूजा करने जाती है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, जलवा पूजन कहेंगे। अगला प्रश्न दे रखा है दोस्तों कि जालोर जिले के अंतर्गत जनसाधारण का दैनिक आहार, जिसको अपन शोगरा कहते हैं, शोगरा की रोटी। दोस्तों होगरा या सोगरा, होगरा
रोटी बनाते हुए किससे बनती है? बाजरे के आटे से, जौ के आटे से, चने के आटे से, गेहूं के आटे से। अब दोस्तों मारवाड़ के अंतर्गत क्या होगा? बाजरे की मोटी रोटी बनाता है, ये मोटी रोटी है ना, और उसके अंतर्गत घी तेल डाल करके ना, गुड़ डाल करके ना स्वादिष्ट बनती है, जिसको अपन बोलते हैं होगरा। क्या बोलते हैं? होगरा या सोगरा। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों बाजरे के आटे से। ठीक है दोस्तों, ये देखो साहब, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है कि किसके जन्म पर थाली बजाई जाती है? तो दोस्तों देखना, यहां पर पौत्र जन्म पर, पुत्री जन्म पर, पुत्र जन्म पर, दोहिता जन्म पर। तो दोस्तों देखना, पुत्र जन्म पर कांसा यानी कांस्य यानी ब्रॉन्ज, कांस्य की थाली बजाते हैं। पुत्री जन्म पर यहां पर सूप, सूपड़ा या छाजला बजाते हैं। पौत्र जन्म पर, दोहित्र जन्म पर। पुत्र या पुत्री का उत्तर तुम्हारे सामने दे रखा है मैंने। किसके जन्म पर थाली बजाई जाती है? तो सीधा सा उत्तर क्या हो जाएगा? पुत्री जन्म पर। दोस्तों जब बेटा पैदा होता है तो घर के छत के ऊपर चढ़ करके कांसे की थाली को जोर जोर से बजाया जाता है, ताकि पूरा मोहल्ले वाले सुन ले कि फलाने सिंह जी के घर में पुत्र पैदा हुआ है, लाला पैदा हुआ है। लेकिन अगर यही लड़की पैदा होती है तो वो धान साफ करने का या गेहूं साफ करने का जो लकड़ी का बना हुआ जो छाजला होता है, जिसको सूपड़ा कहते हैं या हुपड़ा कहते हैं, वो बजाया जाता है। वो तो पास वाले घर में भी आवाज नहीं जाती है, इतना धीरे बजता है ताकि पता नहीं चलना चाहिए कि किसी के घर में लड़की पैदा हुई है दोस्तों। लेकिन यही है कि बेटी को मरवाओगे तो बहू कहां से लाओगे। इसीलिए दोस्तों कन्यावध कानूनी अपराध है। आगे चलते हैं दोस्तों इसके प्रश्न की तरफ। ये दे रखा दोस्तों प्रश्न कि विवाह के दूसरे दिन वर पक्ष अपने अपने संबंधियों और मित्रों को सामूहिक भोजन पर आमंत्रित करता है। ये भोज क्या कहलाता है? दोस्तों जब मैंने विवाह संबंधी रीति रिवाज पढ़ाए थे तब मैंने आपको बताया था कि शादी हो जाती है, शादी हो जाने के पश्चात अपने सगे संबंधियों को भोजन पर बुलाते हैं, जिसको अपन रिसेप्शन कहते हैं, और आरपीएससी की भाषा के अंतर्गत जिसको बोलते हैं बढ़ार। बढ़ार जो होता है वो इसका सही उत्तर होगा कि विवाह के दूसरे दिन वर पक्ष अपने सगे संबंधियों और मित्रों को सामूहिक भोजन पर आमंत्रित करता है, इसको बोलते हैं बढ़ार। लेकिन मुझे पता है ज्यादातर जो लोग होते हैं वो देखेंगे यार कि सामूहिक भोज ये भी सही है, प्रीति भोज ये तो मान के ही चलेंगे लड़के के, इसका उत्तर यही होगा। क्योंकि आजकल जितने सारे इनविटेशन कार्ड आते हैं, प्रीति भोज, कहीं कहीं लिखा आता है प्रति भोज। अरे दोस्तों प्रति का मतलब होता है एक, प्रति भोज कहीं से आता है तो आपके घर में से किसी भी एक व्यक्ति को जीमने के लिए बुलाया गया है। प्रीति भोज, स्नेह भोज, सामूहिक भोज, है ना। अपने तो भले प्रीति भोज आवो ना चाहे प्रति भोज आवो, पूरे परिवार के सदस्य जीमने जाएंगे, क्योंकि ये तो रीति रिवाज है, हमारे संस्कार है, हमारे को तो जीमने जाना ही है। और पास में कोई पड़ोस वाला भी खाली हो तो उसको बोलो तू क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है, तू भी चल जीमने के लिए चलते हैं, है ना। तो वही वाली बात हो जाती है यहाँ पर। लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो प्रति भोज, प्रीति भोज ये सब नहीं होता है। तो उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? बढ़ार। क्या हो जाएगा? ये देखिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। विवाह से संबंधित रस्म है काकण डोरडा, पहरावणी, वरी पडला या उपयुक्त सभी। देखिए दोस्तों विवाह संबंधी हम लोग रीति रिवाजों की बात करें, काकण डोरा बांधना, ऐसा धागा बांधा जाता है विवाह से पूर्व। लड़का लड़की जो दूल्हा दुल्हन होता है ऐसा एक धागा बांधते हैं, काकण डोरडा कहते हैं, जिसके अंतर्गत एक लोहे की रिंग होती है, सीप यानी कोड़ी होती है, राइल लूण होते हैं, और वो धागा बांधा जाता है, उसको बोलते हैं काकण डोरडा। ये आता है पहरावणी, इसी को बोलते हैं रंगबरी, इसी को बोलते हैं समठूणी। पहरावणी क्या होती है दोस्तों? जब क्या होता है कि बारात जब जा रही होती है, बारात को वापस विदाई देते हैं, उस समय वधु पक्ष की ओर से वर पक्ष के लोगों को कुछ कपड़े भेंट किए जाते हैं, जिसको पहरावणी या रंगबरी कहते हैं।
है ना, तो वो लड़के वालों को देते हैं। लेकिन वो दुल्हन की जो सास होती है, वो सास बारात में आती नहीं है, तो दुल्हन की सासू के लिए कपड़े भेजे जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं मामांटा, मामांटा, या इसी को बोलते हैं सासू छाबड़ा, सासू छाबड़ा, है ना। सासू छाबड़ा या मामांटा क्या होता है दोस्तों? लड़की वालों की तरफ से लड़के की मां के लिए अर्थात दुल्हन की सासू के लिए कपड़े भेजे जाते हैं, जिसको सासू छाबड़ा या मामांटा कहते हैं। वरी पडला, देखिए वरी पडला का मतलब ये होता है कि ऐसा बक्सा होता है, बक्से के अंतर्गत वरी का मतलब होता है आभूषण, सिंपल सी भाषा में आभूषण होते हैं। तो दुल्हन की जो सामग्री होती है, आभूषण होते हैं, कपड़े लत्ते वगैरह, श्रृंगार की जो सामग्री होती है, एक बक्से में पैक करके ले जाते हैं, उसको बोलते हैं पडला। और वरी का मतलब होता है आभूषण, तो वरी पडला, ये पाडला की जगह हो जाएगा पडला, वरी पडला। और उपरोक्त सभी, तो ये सारी की सारी विवाह से संबंधित रस्में हैं, तो इनका सीधा सा उत्तर हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी। देखिए दोस्तों, कौन सा सावा शादियों के लिए उत्तम माना जाता है? आखा तीज, अनंत चतुर्दशी, कार्तिक पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा। ये तो सिंपल सी बात है यार, आखा तीज होती है। आखा तीज, एक लड़के ने मुझसे पूछा कि सर ये आखा तीज जो होती है, यानी अक्षय तृतीया, अक्षय तृतीया जिसको अपन कहते हैं अबूझ सावा, अबूझ सावा, यानी किसी से बूझ नहीं करवानी है, अबूझ सावा। एक लड़के ने पूछा सर अक्षय तृतीया या अबूझ सावा या आखा तीज कब आती है? मैंने कहा आखा तीज कब आती है? वैसे तीज को आती है। मैंने क्या बोला? आखा तीज कब आती है? वैसे तीज को आती है, वैसे तीज को आती है। तो यहां पर दोस्तों क्या हो जाएगा? वे से हो जाएगा वैशाख, क्या हो जाएगा? वैशाख। से क्या हो जाएगा? शुक्ल या शुक्ला। तीज से क्या हो जाएगा? तीन। वैशाख शुक्ला तृतीया को अखा तीज आती है। अब आपके सामने अब ये प्रश्न आ जाए, मान लो कि अखा तीज या अक्षय तृतीया कब आती है? तो वैसे तीज को आती है, वैसे तीज, वैसे तीज को आती है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अखा तीज। आगे चलेंगे दोस्तों हम लोग, वयोवृद्ध की मृत्यु पर शमशान ले जाते समय रास्ते में पैसे अर्थी पर फेंके जाते हैं, उसको क्या कहते हैं दोस्तों? न्योछावर, सामेड़ा, बखेर, उछाल, बखेर या बिखेर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बखेर, बखेर या बिखेर, क्योंकि मैंने पहले ही बता चुका था, जो बखेर या उछाल दोनों आ जावे तो फिर आपको बखेर या बिखेर करना है, एक आ जावे तो एक कर देना। जब क्या होता है कि दोस्तों डेथ बॉडी जा रही होती है, तो डेथ बॉडी के ऊपर पैसे, शंख, गुलाल, चावल और काफी सारी सामग्री फेंकी जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बखेर या उछाल बोलते हैं। जब दोनों आ जाते हैं तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? बिखेर। यह भी परीक्षा के अंतर्गत पूर्व में पूछा गया प्रश्न है। अभी भी बताया कि बडार का भोज किस अवसर पर करवाया जाता है? मैंने अभी भी बताया था, शादी हो जाएगा विवाह के अवसर पर। अभी मैंने बताया विवाह संपन्न हो जाता है, उसके 1 या 2 दिन बाद में सामूहिक भोज रखते हैं, है ना, जिसको बडार बोलते हैं। विवाह के समय वधु के लिए वर पक्ष द्वारा आभूषण ले जाए जाते हैं दोस्तों, आभूषण ले जाए जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? मैंने अभी भी इसका उत्तर बताया था कि विवाह के समय वधु के लिए वर पक्ष के द्वारा जो भी आभूषण ले जाएंगे उनको क्या कहेंगे? वेश, मुकलावा, वरी और मायरा। वेश नहीं होगा, मुकलावा नहीं होगा, मायरा नहीं होगा, तो ये तीनों तो दोस्तों कट जाएंगे और इसका सही उत्तर हो जाएगा वरी। वरी का मतलब होता है आभूषण, वरी पडला ले जाना। यह प्रश्न पूछा गया है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के अंतर्गत पूछा गया प्रश्न है ना। ओके, आगे दोस्तों प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न, इंटरेस्टिंग प्रश्न आया हुआ है। ये देखिए दोस्तों, ये देखो, तोरण मारना किसका प्रतीक होता है? तोरण किस किसने मारा, तुम मुझे ये बताओ पहले तो। तोरण मारना मतलब आपको पता है?
ऐसा दोस्तों एक तोरण होता है, यहाँ पर गणेश जी होते हैं, यहाँ पर स्वास्तिक बना होता है, यहाँ पर 1 चिड़िया, 2 चिड़िया, 3 चिड़िया, 4 चिड़िया, 5 चिड़िया, 6 चिड़िया और 7 चिड़िया, 7 चिड़िया होती है। और घर का दरवाजे पर दुल्हा इसको 2 बार स्पर्श करता है, 1 और 2 बार टच करेगा। इसका मतलब क्या हो गया? विजय प्राप्त करना। तोरण किसका प्रतीक है? विजय का। अगर प्रश्न आ जाता है, मान लो तुम्हारे सामने क्वेश्चन कि तोरण वाले लोक देवता, ऐसे लोक देवता जिनके तोरण की पूजा होती है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मामा देव जी। क्या हो जाएगा? मामा देव जी। मामा देव जी के दोस्तों लकड़ी के तोरण की पूजा होती है। तोरण मार देते हो कोई बात नहीं, लेकिन उसके बाद की स्टोरी बड़ी अच्छी होती है। तोरण मारना विजय का प्रतीक है दोस्तों। सही हो गया उत्तर, विवाह का। और कोई तो ये भी करके आएगा किला फतेह करने का। जैसे कोई शादी में तोरण मार दिया, इसका मतलब कोई किला लूट लिया हो, है ना। जैसे कोई किला लूट लिया हो, सब तोरण मार के आ जाते हैं। वो तो बाद में पता चलता है कि किला लूटा है, गढ़ लूटा है, कि महल लूटा है, क्या लूटा है। तो ये सही नहीं होगा। वधू की पसंदगी का, वधू की पसंद होती है। कोई तो ये भी सही उत्तर करके आएगा। मुझे पता है तुम्हारे में से कोई कहेगा वधू की इच्छा है कि तोरण को स्पर्श किया जाए, जैसे तोरण को टच करेगा दुल्हा, ये वधू की पसंद होती है। ये भी सही करके आओगे, मुझे पता है। लेकिन इसका वास्तविक उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका वास्तविक हो जाएगा विजय का प्रतीक माना जाता है। राजस्थान में विवाह के उपरांत जब पत्नी को स्थायी तौर पर लड़के वाले अपने घर पे लाते हैं तो क्या होता है? चलो ठीक है, इसको अपन थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ठीक है। अब कोई लड़की है, जैसे मान लो 3 या 4 साल की लड़की है, उसका विवाह हो जाता है। जब वो 18-20 साल की होती है तो क्या करते हैं उसके माता पिता? क्या करते हैं? आना करते हैं। आना, इसको बोलते हैं गोना, इसको बोलते हैं मुकलावा, है ना। और वो लड़की बड़ी होती है तो कुछ 5-10 लोग आते हैं और स्थायी रूप से उस लड़की को बोलते हैं कि अब बेटा तो जवान हो गई है, जा तेरे पति के पास। ये जो बाल विवाह होता है ना, बाल विवाह, है ना। तो बाल विवाह के पश्चात में सामेड़ा तो क्या होता है? मिलनी होती है। इन्हें वर वधू पक्ष का मिलन होगा। पगड़ी दस्तूर ये भी नहीं होगा, मौसर ये भी नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? गोना या आना। अभी भी मैंने बताया था ये, है ना। अगला, घर से शमशान तक अर्थी या बैकुंठी की दिशा में परिवर्तन करते हैं, उसको क्या कहते हैं? दोस्तों देखिए, ये आपका घर है ना। इस घर से ये शमशान घाट के बीच में, ये शमशान घाट होता है, इसके बीच में डेड बॉडी को ले जाते हैं। तो यहां पर क्या करते हैं? इसको विश्राम दिलवाते हैं। विश्राम, आधे स्थान पर विश्राम दिलवाना आधेटा कहलाता है। आधेटा या बीचवासा, डेड बॉडी को विश्राम दिलवाते हैं दोस्तों, जिसको आधेटा या बीचवासा बोलते हैं। और यहां पर जो आगे वाले व्यक्ति, जो कंधा देने वाले व्यक्ति होते हैं, वे व्यक्ति आगे वाले पीछे चले जाते हैं और पीछे वाले व्यक्ति आगे आ जाते हैं। घर से शमशान तक अर्थी या बैकुंठी को दिशा परिवर्तन करते हैं, उसको क्या करते हैं? दिशावर, आधेटा, अर्घ्य देना, श्रद्धांजलि देना। तो इसका सिस्टम सा सही उत्तर हो जाएगा आधेटा। मैंने बताया था अभी बीच के स्थान पर उसको लेटाया जाता है, रोका जाता है, विश्राम दिलवा जाता है, जिसको बोलते हैं आधेटा या बीचवासा। मौसर क्या होता है दोस्तों? मौसर अरावली पर्वतमाला की एक जनजाति है। इसका संबंध सती प्रथा से है। राजस्थान में मृत्यु भोज की एक प्रथा है और एक झील का नाम है। झील का नाम भी नहीं है, सती प्रथा भी नहीं है, एक जनजाति भी नहीं है। तो हम लोग इसका सही उत्तर क्या करेंगे कि राजस्थान में मृत्यु भोज होता है, उसको बोलते हैं मौसर। और खुद जीवित व्यक्ति अपने लिए गांव वालों को जिम्मा देता है, यानी मृत्यु भोज खुद के लिए जीवित व्यक्ति। अब मान लो खुद जीवित व्यक्ति है, अपने खुद के लिए वो मृत्यु भोज की व्यवस्था करता है, तो उसको बोलते हैं जोसर। तो जोसर में ज से जीवित और मौसर में मां से मृत्यु। तो मां से मृत्यु भोज मौसर और जैसे जीवित व्यक्ति का बोझ जोसर हो जाएगा। साधारणतः राजस्थान के लोगों की पगड़ी कैसी होती है? शिखरकार, आगे की ओर झुकी हुई, दोनों ही नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा
उपरोक्त दोनों, या सिकरदार भी होती है ऐसी, और आगे की तरफ भी झुकी हुई होती है। यहाँ पर राजस्थान के अंदर जो पगड़ियाँ होती है ना, आगे काफ़ी सारी पगड़ियाँ आएगी, अरसी शाही, अखे शाही, है ना, उदय शाही, हैं, तो अलग अलग वो सारी की सारी क्या दोस्तों, पगड़ियाँ। जोधपुर का साफा पूरे भारत में प्रसिद्ध है साहब। ये देखो साहब, अच्छा प्रश्न आया है कि जोधपुर का साफा पूरे भारत में प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है? अपनी लंबाई के लिए, चटकदार रंगों के लिए, ऊंचाई के लिए या बंदेज के लिए। तो दोस्तों इसका सीधा सिस्टम सा उत्तर है कि जोधपुर का बंदेज बहुत फेमस है, और जोधपुरी साफा होता है वो बंदेज के लिए जाना जाता है। जोधपुर का साफा भारत में अपनी बंदेज के लिए जाना जाता है। ठीक है, बंदेज को बोलते हैं टाई एंड डाई कला, बांधो और रंगो कला। जब अपन पढ़ेंगे तब बारे में इसके ज़्यादा चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय स्तर पर किस राजस्थानी भाषा को मान्यता मिली है? राजस्थानी भाषा नहीं है दोस्तों, ये राजस्थानी वस्त्र लिख सकते हैं अपन, वस्त्र। राजस्थानी वस्त्र को मान्यता मिली है। कौन सी राजस्थानी, ऐसा राजस्थान का कौन सा वस्त्र है जिसको राजस्थानी वस्त्र को मान्यता मिली है राष्ट्रीय स्तर पर? राजस्थान है ना, अचकन, मेवाड़ी पगड़ी, अंगरकी और जोधपुरी कोट। तो दोस्तों जो जोधपुरी कोट है इसको राष्ट्रीय स्तर पर भी मान्यता मिली है कि ये हमारा राष्ट्रीय स्तर का वस्त्र है। सिरावण क्या है दोस्तों? सिरावण कि ग्रामीणों की वेशभूषा ढूंढाड़ क्षेत्र में सिरावण कहलाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों का सुबह का भोजन सिरावण कहलाता है। ग्रामीण कृषि को दोपहर का भोजन, ग्रामीण कृषकों के द्वारा दोपहर का भोजन होता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो सिरावण होता है वो सुबह सुबह का भोजन होता है, उसको अपन बोलते हैं सिरावण। तो ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के द्वारा जो सुबह का भोजन किया जाता है इसको बोलते हैं सिरावण। भील जनजाति के अंतर्गत, भील जनजाति में मुख्यतः परिवार प्रथा का स्वरूप होता है। परिवार में कैसी प्रथा होती है? संयुक्त परिवार, एकल परिवार, बहुवंशज संयुक्त प्रथा, उपरोक्त सभी। तो भील जनजाति के अंतर्गत ध्यान रखना दोस्तों, जॉइंट फैमिली होती है। जॉइंट फैमिली, संयुक्त परिवार की प्रथा, ये प्रथा है संयुक्त परिवार प्रथा। जॉइंट फैमिली होती है यार, आज की तारीख में भी देखो आप, काफी सारे 4-5 भाई होते हैं, वो सब शामिल रहते हैं, तो उसको बोलते हैं जॉइंट प्रथा। उदयपुर में सती प्रथा को कब गैर कानूनी घोषित किया गया था? तो दोस्तों उदयपुर में सती प्रथा को कब गैर कानूनी घोषित किया गया? 1860 ईस्वी में। कौन था उस समय महाराणा? तो दोस्तों आप सबको पता होगा, महाराणा स्वरूप सिंह जी। स्वरूप सिंह जी के शासनकाल के अंतर्गत सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। उदयपुर में पूछा है तो हम लोग उदयपुर में 60-61 की बात करेंगे, है ना। 60-61 में महाराणा स्वरूप सिंह जी थे। सती प्रथा को बंद करने के लिए सर्वप्रथम कब और कहां इसे गैर कानूनी घोषित किया गया? सती प्रथा को सबसे पहले तो 1822 के अंतर्गत बूंदी के अंतर्गत घोषित किया गया। राव विष्णु सिंह, ये तो 1822 तो ऑप्शन में नजर ही नहीं आ रहा। देखो ये देखो, सती प्रथा को बंद करने के लिए सर्वप्रथम कब और कहां इसे गैर कानूनी घोषित किया गया? 1822 में बूंदी, राव विष्णु सिंह। तो इसका मतलब ये इसमें से कोई एक चूज करना है। और अब फिर हम बात करेंगे, मान लो तो फिर इसके बाद में 1825 में बीकानेर में, है ना। और फिर उसके पश्चात में आएगा 1830 अलवर में। तो सीधे सिंपल सी बात है, ये आ गया अलवर। उसके बाद जयपुर में 1848 में, जोधपुर कोटा में, 1856 उदयपुर में, है ना। उसके बाद सती प्रथा 1856 में उदयपुर है 60 के करीबन, है ना। तो 1822 में बूंदी, राव विष्णु सिंह, और अंग्रेज अधिकारी कौन था? विलियम बेंटिक, ये रहा विलियम बेंटिक। फिर 1825 में बीकानेर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1830 में अलवर। ये ढूंढना है अपने को। अब मान लो एक नहीं आवे तो दूसरा तो करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों,
जागीरदारों में पहले लोग अपनी शादी में दहेज के साथ कुछ कुंवारी कन्याएं भी देते थे। कुंवारी कन्याएं देते थे जो किस नाम से पुकारा जाता था? सामेला, गोणा, पगड़ी और डावड़ी। तो डावड़ी या डावरियां, डावरियां। प्राचीन समय में जो रानियां होती थी, उन रानियों के साथ में ये कुंवारी कन्याएं होती थी, उनको साथ में भेजते थे रानी के साथ, है ना, एज अ दासी के रूप में कि जाओ तुम वहां पर रानी की सेवा करना। इसको डावड़िया या डावरियां, डावड़ी बोलते थे, डावड़ी, है ना। राजस्थान में सागड़ी प्रथा, सागड़ी प्रथा, सती प्रथा, डाकण प्रथा, हाड़ी प्रथा, जोहर प्रथा। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों हाड़ी। सागड़ी क्या होता है दोस्तों कि यार मतलब जैसे अपन कहते हैं ना गांव में हाड़ी रखना, सागड़ी रखना, जैसे कोई काम करते हैं खेतीबाड़ी के अंतर्गत तो उनको बेगार प्रथा, जिसको अपन पैसा वगैरह कुछ नहीं देते हैं, हाड़ी होती है, सागड़ी रख लिया अपने, है ना, इसको हाड़ी प्रथा भी कहते हैं। स्त्री पुरुषों को दासों के रूप में रखने की एक परंपरा क्या कहलाती थी? दासों के रूप में जड़ूलिया, मेहर, नाता प्रथा, ये गोल्ला, गोल्ला या चाकर, है ना, दास। राजस्थान की आदिवासी भील और मीणा जनजातियों में कौन सी क्रूर प्रथा थी? क्रूर, क्रूर प्रथा थी आदिवासी भील मीणा जनजाति। सती प्रथा, कन्या वध प्रथा, डाकण प्रथा, विधवा। डाकण प्रथा, देखो साहब, आज भी आप गांवों के अंतर्गत जाते हो तो आदिवासी बेल्ट के अंतर्गत ये जो प्रथा है, आज भी डाकण प्रथा, हालांकि सरकार ने इसके ऊपर प्रतिबंध लगा रखा है, और आज भी अगर आप गांव में चले जाते हो तो आदिवासी जो क्षेत्र होता है उसको अंदर ये प्रथा बहुत जबरदस्त है। बेवजह किसी पे शक करना, जैसे अगर किसी घर के अंतर्गत भैंस का बच्चा मर गया तो भी कहते हो औरत डाकण, वो फलानी औरत डाकण है, वो डाकण खा गई, है ना, बच्चे को मार के खा गई। यानी एक अंधविश्वास है दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका सर्वप्रथम अगर रोक लगाई डाकण प्रथा पर, सर्वप्रथम किसने रोक लगाई? सर्वप्रथम रोक लगाने वाली रियासत, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेवाड़, 1853 में। और वही महाराणा स्वरूप सिंह जी होंगे इस समय। कौन होंगे? महाराणा स्वरूप सिंह। आपको तो ऐसे याद करना दोस्तों, ये देखो 53 साल की एक डोकरी जो मेवाड़ में रहती थी वो डाकण बन गई। 53 साल की एक डोकरी जो मेवाड़ में रहती थी वो डाकण बन गई, और डाकण बनने के बाद उसका स्वरूप बिगड़ गया, यानी रूप बिगड़ गया, रूप बहुत गंदी लगती। 53 साल की एक डोकरी जो मेवाड़ में रहती थी वो डाकण बन गई और उसका स्वरूप बिगड़ गया, स्वरूप बिगड़ गया। किस प्रथा के अनुसार पत्नी अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ में चली जाती है? किस प्रथा के अनुसार पत्नी अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ रह सकती है? नाता प्रथा, डावरिया, मौसर, सामेड़ा। सामेड़ा तो विवाह से संबंधित रस है, मौसर मृत्यु भोज है, डावरिया दासी प्रथा है, तो नाता प्रथा होती है। पति को छोड़ करके मृत्यु हो गई हो या जिंदा हो, छोड़ करके ने चली जाती है, तो फिर जो वो जिसके पास गई है वो उसके साथ रहने लग जाती है, तो जिसको छोड़ के गई है तो वो अपना मेहनताना हर्जाना लेता है, इसको बोलते हैं झगड़ा, झगड़ा चुकाना। झगड़ा कौन चुकाएगा? जो अभी वर्तमान में जो पत्नी को रख रहा है। किसको चुकाएगा? जिस बेचारे को छोड़ करके चली गई है या जिसकी मृत्यु के पश्चात में गई है, तो जिस जो रख रहा है वो व्यक्ति उसको पैसा देगा, उसके खर्चे खाते के पैसा देगा, उसको बोलते हैं झगड़ा चुकाना। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों नाता प्रथा। रेबारी जाति के लोगों में दूल्हा किस पशु पर सवार होकर जाता है? आजकल तो दोस्तों किसी भी जाति का दूल्हा हो, घोड़े पर बैठ के जाएगा, हाथी पर बैठ के जाएगा, लेकिन ये प्रश्न आ गया है रेबारी और रायका जाति के लोग, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऊंट। ऊंट पर बैठ करके जाता है। हालांकि ये एक अलग सी प्रतिष्ठा होती है दोस्तों, आप ऊंट के ऊपर बैठ के जाओगे तो दूल्हा एक अलग शान लगती है, हाथी के ऊपर बैठ के जाएगा तो दूल्हा अलग से शान रखती है।
अब आप ये कहते हो सर मैं तो घोड़े पे बैठ के तोरण मारा है, अब तूने घोड़े पे बैठ के तोरण मारा होगा वो तेरी अलग कंडीशन है ना। और कोई कोई तो देख लो कि इधर क्या होता है कि पवार जाति के जो लोग होते हैं, ब्यावर के आसपास रहने वाले पवार राजपूत, वो मंगल जी महाराज को पूजते हैं, जो देवनारायण जी के आराध्य देवनारायण जी के साथी दोस्त थे मंगल जी महाराज। तो वो मंगल जी महाराज ने उनको श्राप दे रखा था, इसलिए वो नीचे जमीन पर खड़े खड़े ही तोरण मारते हैं, वो घोड़े पर बैठने नहीं देते हैं, तो घोड़े पर बिना बैठे हुए भी तोरण मारते हैं, घोड़ी पर, बग्गी पर, खच्चर पर। अब मुझे ये बात बताना दोस्तों कि जो दुल्हा होता है वो दुल्हा जब तोरण मारने के लिए जाता है तो वह घोड़े पर बैठ के तोरण मारता है या घोड़ी पर बैठ के तोरण मारता है, ये आप मुझे अभी कमेंट्स में लिख करके बताना, घोड़े पर या घोड़ी पर। और ये भी बताना कि वो घोड़े पर बैठता है तो क्यों बैठता है और घोड़ी पर बैठता है तो क्यों बैठता है। ठीक है दोस्तों, इसका सही उत्तर आप मुझे बताना। आदिवासियों में लीला मोरिया विवाह, आदिवासियों में क्या है, लीला मोरिया विवाह, यार सिंपल सी बात है, विवाह संबंधी संस्कार होते हैं, लीला मोरिया विवाह है ना। भील जनजाति के अंतर्गत आदिवासियों में लीला मोरिया विवाह होता है ना। गुगरी क्या है, कोई भी अनाज होता है, अनाज के जो दाने होते हैं उन दानों को पहले बॉईल करते हैं, बॉईल करने के बाद में बांट देते हैं। गुगरी आभूषण, वस्त्र, हथियार, चने का प्रसाद, अनाज, कुछ भी वो मान लो, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुगरी। क्या बोलेंगे दोस्तों, गुगरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों, गुगरी। मृत्यु के तीसरे दिन मृतक की हड्डियों को इकट्ठा किया जाता है, इसको क्या कहते हैं, तीसरे दिन मृतक की हड्डियों को लाना। तीये की बैठक, पिंडदान, श्राद्ध, फूल चुनना। तो तीसरे की बैठक घर पे होती है, पिंडदान बाद में करते हैं, श्राद्ध तो बाद में होता है, तो फूल चुनना। हड्डियों को एकत्रित करके लाना, फूल चुनना। और फूल पधराना, पधराना मतलब दोस्तों बहते हुए जल में प्रवाहित करना, बहते जल में प्रवाहित। तो दोस्तों जो हड्डियां होती है, मृतक की जो हड्डियां होती है, उस हड्डियों को क्या करते हैं, तीसरे दिन जाकर के इकट्ठा करके लेके आते हैं, उसको बोलते हैं फूल चुनना। क्या बोलते हैं दोस्तों, फूल चुनना। मृतक को शमशान में ले जाने के लिए बांस या लकड़ी की अर्थी तैयार की जाती है, उसको क्या बोलते हैं, अर्थी, बेकुंठी, स्वर्ग यात्रा, अंत्येष्टि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बेकुंठी या खाटली तैयार करना, बेकुंठी या खाटली तैयार करना। बेकुंठी ऐसी होती है, बेकुंठी आपको पता होता है ना, खाटली या बेकुंठी। और वैसे एक बक्सा होता है, जो कोई साधु वगैरह मर जाता है तो उसकी बेकुंठी यात्रा निकालते हैं, इस प्रकार एक उसको बिठा करके ले जाते हैं और उसको गांव के अंतर्गत यात्रा निकालते हैं। मेवाड़ और मारवाड़ में पहनी जाने वाली पगड़ी में मुख्यतः क्या अंतर है, मेवाड़ और मारवाड़ में पहनी जाने वाली पगड़ी के अंतर्गत क्या होती है कि जो मारवाड़ की जो पगड़ी होती है वो थोड़ी आकार में बड़ी होती है, जबकि मेवाड़ की पगड़ी छोटी होती है। तो मारवाड़ की पगड़ी मेवाड़ की अपेक्षा आकार में बड़ी और ऊंची होती है। यही दोस्तों प्रश्न इसका सही हो गया है, इसीलिए अपने को मेवाड़ की पगड़ी मारवाड़ की अपेक्षा आकार में बड़ी होती है। मारवाड़ में पगड़ी सफेद और मेवाड़ में रंग बिरंगी पहनी जाती है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो बता दिया दोस्तों मैंने आपको कि मारवाड़ की जो पगड़ी होती है वो मेवाड़ की अपेक्षा थोड़ी सी बड़ी होती है। तो पहला ही प्रश्न आ गया अपने अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। मुगल काल में विवाह के अवसर पर पहने जाने वाली पगड़ी कैसी होती थी, शादी में पहनने के लायक, विवाह में? तो इसका सही उत्तर छपाई वाली पगड़ी, मोटे पट्टे वाली पगड़ी, मोठड़े की पगड़ी, आंटेदार पगड़ी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मोठड़े की पगड़ी। अल्टी, अमरशाही, शिवशाही, उदयशाही, शाहजनी शाही, खरज शाही, ये सब क्या है दोस्तों? तो ये सब क्या हो जाएगी दोस्तों, पगड़ियां, जैसे स्वरूप शाही, ये अरसी शाही, स्वरूप शाही, है ना। तो ये सब क्या है दोस्तों, पगड़ियों के प्रकार होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए हम लोगों ने ये देखा, फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, सब्बा खैर, शुभ रात्रि, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।